नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। यूपी के लिए खासकर स्पेशल रहने वाला है। चाहे पीएससी हो, चाहे पेट हो, चाहे और ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाले वनडे एग्जाम हो। उत्तर प्रदेश की जनजातियां, इससे संबंधित हमेशा 2 या 3 प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कई बार इनका प्रतिशत पूछ लिया जाता है, तो कई बार इनके और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है उस क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाता है। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। आपका टॉपिक हम यहीं पर पूरा क्लियर कर देंगे, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत इस टॉपिक से संबंधित ना हो। इसके अलावा हमने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है। सटीक वही प्रश्न या वही चीज़ें हमने उसमें बताई हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। लगभग 2 घंटे का वीडियो है, 2 पार्ट में बना हुआ है, जिससे आप आसानी से उसको देख सकें। अब पढ़ते हैं जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो संख्या में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जितनी नहीं हैं। ये पहले मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा उनके रीति रिवाज या बहुत ज़्यादा अलग उनकी परंपराएं हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। फिर भी भारत में जो है, उत्तर प्रदेश में भारत का जो लगभग 0.6% भाग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। ये पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि कितने प्रतिशत जो है वो पाई जाती हैं, तो 0.6% भाग इनका अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियां प्राचीन काल से ही गंगा घाटी, विंध्याचल, सोनभद्र और तराई क्षेत्रों में निवास करती रही हैं। इसमें देखिए सोनभद्र जिला बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे आप समझेंगे कि मैक्सिमम जो जनजातियां हैं वो सोनभद्र के ही आसपास आती हैं। पौराणिक कथाओं में भी इन क्षेत्रों में रहने वाले वनस्पतियों और वनजनों का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में इन जनजातियों को बैकवर्ड ट्राइब्स कहा गया और 1950 में संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियां मुख्यतः सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर चंदौली जिलों में अधिक पाई जाती हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लगभग ये 15 हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं वो 15 हैं। मुख्य मुख्य हम पढ़ते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। क्या क्या इनसे संबंधित पूछा जाता है। देखिए कई बार क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, इनकी संस्कृति से संबंधित कोई बात पूछ ली जाएगी, इनके खान पान पर कुछ पूछ लिया जाएगा। ऐसे करके प्रश्न हमारे बनते हैं। पहली जो है जनजाति वो भारिया है। इसको भूरिया भी कहते हैं, भूइया भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई शब्द हो सकता है, तो वो भारिया के बारे में ही बता रहा है। भारिया जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा जो है कृषि, मजदूरी, वन उपज का संग्रहण और पशुपालन है। क्या करते हैं ये लोग? खेती करते हैं, ज़्यादातर वन उपज का संग्रहण करते हैं और पशु पालते हैं। इनका जो सामाजिक जीवन है वह सामूहिकता पर आधारित होता है। यह लोग अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनकी बोली क्या है? भोजपुरी और अवधी से मिलती जुलती इनकी बोली होती है। दूसरी जो जनजाति है वो है कोल। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी आबादी सोनभद्र और मिर्जापुर में सर्वाधिक है। यह कृषि और खनन कार्यों में लगे रहते हैं। इनकी सामाजिक संरचना कबीलाई के रूप में है। धार्मिक रूप से यह हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और स्थानीय देवताओं को भी ये लोग मानते हैं। अगली जनजाति जो है वो है चेरो। चेरो जनजाति का ऐतिहासिक महत्व है। मध्यकाल में चेरो शासकों का राज्य झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक फैला था। वर्तमान में यह कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती हैं। कृषि इनका जो है मुख्य व्यवसाय है चेरो लोगों का। इनकी बोली कैसी है? भोजपुरी और नगरीय हिंदी का मिश्रण है। बोली ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, इनका मुख्यतः स्थान पूछा जाता है। फिर आती है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को वनवासी और प्रकृति पूजक माना जाता है। ये लोग जड़ी बूटी और वनस्पति ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जीवन जंगलों और पहाड़ों पर आधारित है। यह स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सोनभद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक होती है। तो बैगा के बारे में हमने जान लिया। अगली आती है थारू। इससे संबंधित प्रश्न कई बार ज़्यादा पूछे गए हैं।
थारू जनजाति तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में निवास करती है। यह लोग नेपाल से जुड़े हुए माने जाते हैं। कृषि इनका मुख्य कार्य है। यह लोग विशेषकर धान की खेती करते हैं। थारू महिलाओं की पारंपरिक पोशाक और गहने इनकी सांस्कृतिक पहचान है। ये लोग बहुत गहना वहना पहन के रखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें हम और आपको बता देते हैं। दिवाली को जो है ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी हमसे पूछा गया है। फिर अगली आती है पासी, गोंड और खरवार। तो गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मूल निवासी मानी जाती है, लेकिन सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पाई जाती है। खरवार जनजाति झारखंड से जुड़ी हुई है। ये लोग मुख्य रूप से खेतिहर मजदूरी और वनोपज पर निर्भर रहते हैं। ये खेती बाड़ी ही करते हैं। अब थोड़ा हम सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो जनजातियों का समाज सामूहिकता पर आधारित होता है। पंचायत जैसी परंपरागत संस्थाएं आज भी इनके यहाँ निर्णय लेने में सक्रिय हैं। विवाह में सामूहिक नृत्य और गीत इसका विशेष महत्व होता है। अधिकांश जनजातियां बहुदेववादी हैं, अर्थात कई देवताओं को मानती हैं और प्रकृति को ये लोग खासकर पूजते हैं। थारू जनजाति का लोक नृत्य और भोजन शैली सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए थारू जनजाति परीक्षा में पूछी भी ज्यादा जाती है। आर्थिक स्थिति इनकी देखते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण और पशुपालन है। वनोपज जैसे लकड़ी, महुआ, शहद, साल, पत्ते, जड़ी बूटियों का ये उपयोग करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा बहुत बार गांव में आते हैं ना शहद निकालने के लिए, ऐसे करने के लिए, तो वो लोग इनका ये पेशा होता है। आधुनिक समय में कई जनजातियां खनन कार्य और निर्माण मजदूरी में भी लगी हुई हैं। आर्थिक स्थिति अब भी कमजोर है और गरीबी व्यापक रूप से मौजूद है। मतलब अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी तो खैर नहीं हुई है। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की स्थिति में थोड़ा पिछड़े हुए हैं। साक्षरता दर काफ़ी कम है। लड़कियों की शिक्षा विशेष रूप से कमज़ोर है। इसका कारण क्या है? ये लोग कुछ अपने कबीलों में रहते हैं, मतलब ये शहर से थोड़ा कटे हुए रहते हैं और ये नई शैली को अपनाना नहीं चाहते। अब तो काफ़ी हद तक बदलाव हैं, लेकिन कुछ पुराने रूढ़िवादियों पर ये लोग जड़े रहते हैं और नहीं अपनाना चाहते हैं। शिक्षा वगैरह में ये लोग नहीं सहभागिता करते हैं। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्था के बावजूद ड्रॉप आउट दर अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है। कुपोषण और संक्रामक रोग बड़ी समस्या में है। बैंगा और कोल जनजातियों में कुपोषण और एनीमिया सामान्य है। देखिए क्या है, ये कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं, मतलब इनके यहाँ मान्यताएं हैं कि ये लोग दवा भी जल्दी नहीं लेते हैं। आप ये मानो कि ये लोग क्या करेंगे, अपनी जड़ी बूटी, अपनी पुरानी पद्धति पर विश्वास करते हैं, दवाओं पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब कुछ धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं, लेकिन इनके अपने स्थानीय देवता भी होते हैं। जंगली देवता, धरती माता, नदी, तालाब आदि इनकी आस्था के केंद्र हैं। होली, दिवाली, कर्मा जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। नृत्य और गीत इनके सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें अभी इनको अपनी मूल धारा में लाने के लिए हमें शैक्षणिक पिछड़ापन देखना पड़ता है। आर्थिक संकट है, आजीविका संबंधी शास्त्र, मतलब इनका भी इतना नहीं कह सकते हैं कि ये कोई एक जगह एक तो खेती नहीं करते हैं, कई बार इधर उधर करते हैं, मजदूरी करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं हैं इनके साथ, सामाजिक भेदभाव है, कई बार ये जातिगत भेदभाव का भी इनको सामना करना पड़ता है जो कि गलत है। इसके बाद आता है वनाधिकार और भूमि सुरक्षा। कई जनजातियों को भूमि के अधिकार नहीं मिल पाते हैं अभी। सरकार द्वारा इनके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो सरकार द्वारा यदि हम बात करते हैं तो इनके लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आश्रम पद्धति विद्यालय और आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाया गया था। 2006 अधिनियम में क्या बताया गया था कि जितने भी वन हैं उनमें शिकार नहीं किया जा सकता है, वनों की खुल के कटाई नहीं की जा सकती है, मोटे वनों को इतना जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। जिससे क्या होगा, एक तो इनको रहने को भी जगह मिलेगी, दूसरे वातावरण भी अच्छा होगा। एक स्वरोजगार योजना ट्रीफेड करके चलाई गई थी और वन धन योजना इनके लिए चलाई गई है। एक बार हम हल्की नज़र में देख लेते हैं। कोल जनजाति कहाँ मिलेगी? सोनभद्र, मिर्जापुर। आजीविका है कृषि, खनन और मजदूरी। विशेषता क्या है? कबीलाई जीवन जीते हैं, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर आता है थारू, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ मिलेगी। धान की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये पीसीएस में ज़्यादातर पूछा जाता है। परिधान इनके क्या रहेंगे? स्त्रियों के गहने रहते हैं, लोक नृत्य करते हैं। फिर अगली आती है चेरो। तो चेरो में क्या होता है? सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। कृषि, मजदूरी करते हैं। पुरानी जनजाति यानी मध्यकाल से भी, 2006 में बनाया गया था। 2006 अधिनियम 2006 में बनाया गया था। 2006 अधिनियम में क्या बताया गया था कि जितने भी वन हैं उनमें शिकार नहीं किया जा सकता है, वनों की खुल के कटाई नहीं की जा सकती है, मोटे वनों को इतना जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। जिससे क्या होगा, एक तो इनको रहने को भी जगह मिलेगी, दूसरे वातावरण भी अच्छा होगा। एक
इनको जोड़ के देखा जाता है। ऐतिहासिक इनकी पृष्ठभूमि थोड़ा रही है। बैगा, सोनभद्र विद्य क्षेत्र में पाए जाएंगे। जड़ी बूटी का इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ये लोग खुद को इतना डॉक्टर मानते हैं कि ये डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी यदि कोई इनके यहाँ मरीज बीमार होता है तो पहले उसके झाड़ फूंक या इन चीज़ों में पद्धतियों में जाते हैं, जिसकी वजह से माना गया है कि इनकी जनजातियों में एनीमिया और कुपोषण जैसी बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई गई हैं। वनस्पति चिकित्सा पर ये निर्भर होते हैं। फिर आता है भारिया, इनको भूरिया भी कहते हैं, भुइया भी कहते हैं। मिर्जापुर में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। मजदूरी और पशुपालन दो काम हैं इनके। इनके अपने खुद के देवता होते हैं, उन्हीं की ये पूजा करते हैं। फिर आती है गोंड जनजाति, सोनभद्र मिर्जापुर दो जिलों में पाई जाएगी। कृषि करेंगे। लोक कथाएं, आदिवासी संगीत इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। खरवार सोनभद्र और चंदौली में मिलती है। जंगल आधारित इनका जीवन है। झारखंड से इनमें इनके ज़्यादातर रिश्तेदार झारखंड से मिलते हैं। पासी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कृषि मजदूरी करती है। सामाजिक आंदोलन जो पहले होते थे उनमें ये लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। फिर आती है थाती या पवार, सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि पशुपालन इनका काम है। स्थानीय रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। इनका क्या है कि ये शादी या रीति रिवाज जो भी निभाएंगे तो अपने ही निभाएंगे, सरकार इनके लिए कुछ भी करे जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे उत्तर प्रदेश की वो जनजातियां रहीं जो हमारी पीएससी की परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।